चलिए बच्चों, नमस्कार एक बार फिर से सभी का। तो अब हम लोग करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चों के डाउट्स जो हैं। तो आइए देखिए, हमारे पास यहाँ पर जो फलन दिया गया है बच्चों, वो है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसकी कसौटी दी गई है x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड 1/2 वेन एवर एक्स इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि इसके सांतत्य पर विचार करो, है ना बेटा। इसके सांतत्य पर विचार करने को कहा गया है कि इसके सांतत्य पर विचार कीजिए और बताइए कि ये सांतत्य है या नहीं है। तो सांतत्य पर विचार करने के लिए देखिए, कहाँ जीरो पर हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले फलन पर जीरो का मान निकाल लीजिए। तो बेटा f0 इक्वल टू साफ साफ क्या दिया हुआ है, 1/2, ठीक है ना। अब देखते हैं जीरो नहीं है, तो बेटा जो अपने पास में 0 प्लस एच और 0 माइनस एच पर जो सीमा निकलती है, तो हम लिखेंगे अब x इज नॉट इक्वल टू 0 पर। तो x का मान 0 नहीं है, तो क्या निकलेगी बेटा, यहाँ पे सीमा निकलेगी, लिमिट x टेंड्स टू 0। मतलब 0 की वैल्यू नहीं ले सकते, मगर 0 के पास जाने की कोशिश करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखो तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा बेटा आपने ट्रिग्नोमेट्री में पिछले साल, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 बेटा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 में एक साइन एक्स बाई 2 और दूसरा साइन एक्स बाई 2, और एक्स स्क्वायर में बेटा यहाँ पे एक x है और एक x है। अब एक काम करिए, आप अपने यहाँ से खुद से 2 दीजिए और यहाँ भी क्या 2, तो आपने 2 2 कितने का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 का। तो 4 का यहाँ नीचे किया तो 4 का ऊपर, हिसाब किताब बराबर हो गया है। अब लिमिट को आप बांट दीजिए और कांस्टेंट टर्म को बाहर ले आइए सबसे पहले। तो 2 दूने 4, तो 1/2 बाहर आ गया है, और लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, साइन एक्स बाई 2 ऊपर और अपॉन में x बाई 2 नीचे, और इसमें भी लिमिट लग जाएगी बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x बाई 2 ऊपर और x बाई 2 नीचे। अगर x 0 की तरफ जाएगा तो x बाई 2 भी कहाँ जाएगा, 0 की तरफ, है ना। अब ये देखिए स्टैंडर्ड लिमिट की वैल्यू आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड लिमिट इसका वैल्यू कितना होता है, 1। तो 1/2, ये भी 1 और ये भी 1, तो आंसर कितना आ गया, 1/2। तो देखिए जो सीमांत मान है, क्या वो फलन की उस वैल्यू के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो हम लिखेंगे चूंकि फलन का 0 पर मान जो है वो 0 पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू यानी सीमांत मान के क्या है, बराबर है, बराबर है ना। और ये कितना आ रहा है, 1/2। अतः सीमा का अस्तित्व होगा, अतः सीमा का अस्तित्व होगा, राइट। तो यहाँ पर सीमा का अस्तित्व होगा और उसकी सीमा की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। डन। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपसे कहा गया है यहाँ पे कि dy/dx का आपको मान ज्ञात करना है। व्हाट इज dy/dx, आपको dy/dx का मान ज्ञात करना है, ओके। और कंडीशन क्या दी गई है आपके पास में, dy/dx ज्ञात करिए। आपको दिया गया है x इक्वल्स टू दिया गया है a ब्रैकेट में t प्लस साइन t, ये x का मान है, ओके। एंड y इज इक्वल्स टू a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस t, कॉस ऑफ टी। तो बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, यानी कि परिमिति रूप का समीकरण है आपके पास में। तो इसको हम कैसे करते हैं आपको याद होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए dy/dx में, क्योंकि y भी x भी t का फलन है और y भी t का फलन है, तो हम y को t के रिस्पेक्ट में अवकलित करते हैं और यहाँ x को भी हम t के रिस्पेक्ट में अवकलित करते हैं, राइट। और दोनों का क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं dy/dt, dy/dt। सो dy/dt यहाँ पे a 1 माइनस कॉस टी, राइट बेटा। तो चलिए यहाँ पे dy/dt, a कांस्टेंट है बेटा, बाहर आ जाएगा। अब 1 का कितना हो जाएगा, 0, और कॉस टी का कितना होता है, माइनस साइन टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस क्वेश्चन में ही है। तो कितना हो गया बेटा, ये a साइन टी, कितना हो गया, a साइन टी। तो डिफरेंशिएशन पहला हमारे पास में आ गया है a साइन टी। दिस इज dy/dt, dt बेटा, dy/dt। अब हमें dx/dt निकालना है, तो यहाँ से हम dx/dt निकालते हैं। तो dx/dt इक्वल्स टू, चलिए a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। फिर चलिए एक लाइन और लिख देता हूँ मैं dx/dt करने के लिए, a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और d/dt अप्लाई हो जाएगा किस में,
टी प्लस साइन टी में अप्लाई होगा ना, टी प्लस साइन टी। तो ए कांस्टेंट है, बाहर आ गया, टी का डिफरेंशिएशन 1 एंड साइन टी का कितना हो गया बच्चों, कॉस टी। सो दिस इज इक्वल्स टू ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस टी। चलिए ठीक है, इतना काफ़ी है। अब हम निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो टी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू देखिए कितना आएगा, ऊपर है ए साइन टी, राइट, ऊपर कितना है ए साइन टी, नीचे है ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस टी। तो बेटा ए से ए क्या हो गया, कैंसिल, आपके पास बच गया साइन टी। तो साइन टी को हाफ एंगल फार्मूले से लिख देंगे बेटा, 2 साइन टी बाई 2 कॉस ऑफ टी बाई 2, राइट। एंड ए 1 प्लस कॉस टी का भी हाफ एंगल फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2। तो बेटा 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एक कॉस से एक कॉस भी क्या हो गया, कैंसिल। तो ऊपर बच गया साइन टी बाई 2 और नीचे बन गया कॉस टी बाई 2। तो आंसर कितना आएगा बेटा इसका, tan टी बाई 2, ये होगा इसका आंसर, नोट कर लें। चलिए देखिए बच्चों, अगला सवाल है, अगला सवाल है, यदि एक आपके पास में संबंध सेट दिया गया है, समुच्चय, समुच्चय a बराबर 1 2 3, समुच्चय a बराबर 1 2 3 है और कहा जा रहा है तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या है ना। तो आपके पास आपको बताना है कि अवयव 1 2 वाले, क्वेश्चन लिखा है तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या आपको बतानी है, ठीक है ना। मतलब बेटा ऐसे संबंध बताने हैं आपको जो अवयव 1 2 को धारण करते हों और कैसे हो, तुल्यता हो, तुल्यता संबंध। बच्चों आप तुल्यता संबंध के बारे में जानते हो, तुल्यता संबंध यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन कौन से संबंध होते हैं, जो बेटा क्या हो, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव को बोलते हैं स्वतुल्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्वतुल्य भी हों, जो क्या हो, स्वतुल्य हों, और दूसरा सम्मित भी हों, क्या हो, सम्मित भी हों, और तीसरा क्या है, संक्रामक, जो संक्रामक भी हों। बेटा ऐसे संबंधों को हम क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध। तो बेटा ऐसा संबंध बनाने के लिए ना सबसे पहले क्या करा करो, आप सार्वभौमिक संबंध बनाओ, क्या बनाओ, सार्वभौमिक संबंध, है ना। तो एक आप सार्वभौमिक संबंध बना लो जिसको आप यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हो। तो मैंने एक यूनिवर्सल रिलेशन बनाया है ना, यूनिवर्सल रिलेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ए क्रॉस ए बोलते हैं ना। इसे इसमें सारे संबंध आ जाते हैं, इसमें सारे संबंध आ जाते हैं। तो बेटा 1 1 1 2 1 3, देन इसके बाद 2 1 2 2 और 2 3, एंड लास्ट 3 1 और 3 2 और 3 3, ठीक है ना। मतलब बेटा ये सबसे बड़ा संबंध होता है, सबसे बड़ा संबंध जिसमें सारी परिस्थितियां इन्वॉल्व होती हैं। ओके, अब देखिए जितने भी इसे इसे बोलते हैं बेटा कार्तीय गुणन, क्या बोलते हैं इसे, कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन कहते हैं इसे, है ना। और जितने भी बेटा संबंध बनते हैं वो इस कार्तीय गुणन के क्या होते हैं, उपसमुच्चय होते हैं, क्या होते हैं, उपसमुच्चय। तो आर का मतलब रिलेशन यानी संबंध जो होगा उपसमुच्चय होगा, है ना। उपसमुच्चय भी हो सकता है और बराबर समुच्चय भी हो सकता है, जैसे ये भी एक संबंध ही है, ये एक क्रॉस ए क्या है, संबंध ही है। इसको हम बोलते हैं सार्वभौमिक संबंध, क्या बोलते हैं, हाँ कई बार पूछ लेता कि सार्वभौमिक संबंध क्या होते हैं, जिसमें हर एलिमेंट, हर जिसका अवयव संबंध बनाने में भाग ले, है ना, उसे बोलते हैं सार्वभौमिक संबंध। अरे सीधी सीधी बात है, ए क्रॉस ए को ही सार्वभौमिक संबंध बोलते हैं, समझ में आ गया। चलिए अब आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक ऐसा तुल्यता संबंध बनाना है। तो चलिए मैं बनाता हूँ। सबसे पहला मैंने रिलेशन बनाया, तो बेटा क्योंकि तुल्यता है तो इनको तो होना बहुत ज़रूरी है, 1 1 2 2 और 3 3 को, क्योंकि भाई तुल्यता में स्वतुल्य की परिभाषा ही होती है कि हर एलिमेंट खुद के साथ संबंध बनाए। तो 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, और क्या हो गया, 3 3। जितने भी संबंध बनेंगे बेटा अगर वो तुल्यता है तो इनका होना तो बहुत ज़रूरी है। ओके, अब चलिए देखिए क्या है, 1 2 अगर होगा तो 2 1 को भी होना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये स्वतुल्य तो है, हाँ ये स्वतुल्य है, ये सम्मित भी है। क्या ये संक्रामक कहीं पर टूट तो नहीं रहा, कहीं पर संक्रामक का रूल तो फेल नहीं कर रहा है, देख लो एक बार, नहीं। तो ये संक्रामक भी है कि नहीं है, तो स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक भी है। चलो अब दूसरा संबंध बनाने का प्रयास करते हैं बेटा। तो 1 1 तो होगा ही, 2 2 तो होगा ही, और 3 3 भी होगा। ओके, 1 2 को रखना है तो 2 1 को भी मजबूरी में होना पड़ेगा। अब हम एक एलिमेंट लेकर के आते हैं बेटा 2 3, क्या लेके आते हैं,
2 3। तो क्योंकि सम्मित है तो 2 3 है तो 3 3 2 भी होना चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। अब देखिए जरा कि ये जो है संक्रामक को कहीं तोड़ तो नहीं रहा है, संक्रामक को कहीं खराब तो नहीं कर रहा है, देखिए, है ना। तो ये देखते हैं कि कहीं ये संक्रामक को तोड़ तो नहीं रहा है। तो जरा देखिए, है ना, 1 2 है और 2 3 है। देखिए यहाँ पे ध्यान से आप देखिए कैसे संक्रामक फेल हो रहा है। यहाँ पे बेटा 1 2 भी बैठा हुआ है और 2 3 भी बैठा हुआ है। देखो ये 1 2 है और ये क्या है 2 3। तो संक्रामक का रूल कहता है कि अगर 1 की दोस्ती 2 से है और 2 की दोस्ती 3 से है तो 1 3 की भी दोस्ती पाई जानी चाहिए। तो क्या यहाँ पे 1 3 पाया जा रहा है? नहीं पाया जा रहा है। इसका मतलब आप अगर जो है अगर आप ये लेते हैं तो आपको यहाँ पे 1 3 पुट करना पड़ेगा और 1 3 पुट करेंगे तो 3 1 को भी आना ही चलेगा। समझ गए हैं? कोई दिक्कत इसमें आपको? तो ये आपका हो गया, एक दूसरा हो गया। चलिए अब तीसरा हम बनाने का प्रयास करते हैं, R3। तो 1 1 2 2 और 3 3 तो होंगे ही, 1 2 को रखना है तो 2 1 को भी आना पड़ेगा। अब हम रखते हैं 1 3 को। किसको रखते हैं? 1 3 को। और 1 3 से 3 1 आ जाएगा। देखते हैं क्या ये संक्रामक है कि नहीं है। तो 1 3 है ना, और 3 1 और 3 1 और 1 2। देखिए ये भी संक्रामक फेल हो रहा है। देखिए ये 3 1 बैठा है और 3 1 के साथ बेटा 1 2 भी बैठा है, बैठा है ना, 1 2। तो रूल क्या होता है देखो, अगर 1 1 की यहाँ पेयर मिल गया है मतलब इनको भी होना आवश्यक है, मगर ये आवश्यक मतलब ये प्रेजेंट नहीं है। तो ये प्रेजेंट नहीं है तो ये इसको होने के लिए मतलब ये संक्रामक नहीं है, राइट। तो इसका मतलब आपके कितने संबंध होंगे ऐसे? 2। कितने होंगे? 2। केवल 2 ही आपके ऐसे संबंध हो जाएंगे, है ना, जो आपके क्या होंगे? सम्मित होंगे और ये भी होंगे। अच्छा एक चीज़ और सोचिए जरा कि हाँ ठीक है ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा बेटा? 2। ठीक है ना। देखिए बच्चों अगर आप संक्रामक इसको बनाना चाहते हैं तो 1 2 3 1 है ना, तो सॉरी 1 2 है और यहाँ पे 3 1 और 1 2 है, तो आपको 3 2 को लाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप बेटा 3 2 को अंदर लेकर के आते हो तो 2 3 भी तैयार हो जाएगा कि भैया सम्मित हो तो हम भी हैं, तो कुल मिला के ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। समझ में आ गया ना। तो मुख्य आपके संबंध कितने बने? 2 ही तो बने, जो आपके इन सभी शर्तों का पालन कर रहे हैं, राइट। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं बेटा, बोर्ड प्रश्न पत्र 2023 में पूछा गया। क्या है सवाल बेटा? देखिए कहा जा रहा है समांतर रेखाएं आपके पास 2 दी गई हैं। क्वेश्चन ने खुद ही कह दिया समांतर रेखाएं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक समांतर रेखा बेटा पहली आपको दे दी गई है, r बराबर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4। बेटा आदत बनाओ हमेशा ब्रैकेट लगाने की, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, चाहे क्वेश्चन लगाया हो चाहे ना लगाया हो, आप तो लगाओ, है ना, प्लस लेमडा टाइम्स दूसरे जो दिया गया है आपके पास में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ये आपके पास में पहली रेखा दी गई है। और दूसरी समांतर खुद ही क्वेश्चन में बोल दिया गया है, दूसरी जो समांतर रेखा है सदिश r बराबर 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज, प्लस म्यू टाइम्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटा जो समांतर रेखाएं होती हैं उसका जो दिखने का तरीका होता है, जो उनका फॉर्मेट होता है, जो उनका आदर्श रूप स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, दैट इज इक्वल टू वेक्टर r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा वेक्टर b, एंड सेकेंड लाइन होती है वेक्टर r इक्वल टू a2 प्लस म्यू वेक्टर b। ओके, अब देखिए दोनों के बीच की आपको दूरी निकालनी है, तो आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो d इज इक्वल्स टू, तो d इज इक्वल्स टू बताइए इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। अब बताइए यहाँ पे डॉट भी होता है कि क्रॉस भी होता है? a2 माइनस a1 डॉट b होल डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ b, ठीक है ना, a2 माइनस a1 डॉट b। एक बार चेक कर लीजिए इसका फॉर्मूला आप लोग। तो बच्चों याद रखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, बस यहाँ पे क्रॉस आता है, ओके, वेक्टर a2 माइनस a1 क्रॉस भी होता है, ठीक है ना, वेक्टर a2 माइनस a1 क्रॉस b। तो
ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो चलिए निकाल लेते हैं हम यहाँ पे a2 माइनस a1 वगैरह सब कुछ निकालते हैं और इसमें पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना है, देखिए पहचान लीजिए, तो ये वेक्टर है तो ये a1 हो जाएगा, ओके, ये क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर b हो जाएगा, और ये a2 हो जाएगा, और ये वेक्टर b ही रहेगा, राइट। अब सबसे पहले आप निकालते हैं a2 माइनस a1, ठीक है ना, a2 माइनस a1, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, नीचे वाला ऊपर, तो 3i में से i गया तो बेटा कितना बन गया 2i कैप, फिर 3i में से 2j कैप गया, बेटा j कैप बन गया 1j कैप, और 5 माइनस का और माइनस 4 करोगे तो प्लस 4 हो जाएगा, तो मतलब माइनस k कैप, राइट। ये आपके पास में आ गया a2 माइनस a1। अब आपके पास में क्या करना है, आपको इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो a2 माइनस a1 ऊपर में क्या आएगा बेटा, क्रॉस b, है ना, क्रॉस b वेक्टर, ठीक है ना। तो कैसे करोगे बेटा, बहुत आराम से, आप जानते हो कि a2 माइनस a1 क्रॉस b, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए यहाँ पर i कैप, यहाँ पर j कैप, यहाँ पर k कैप, अब इनके कंपोनेंट पुट कर दो, तो इसका है बेटा 2 1 माइनस 1, तो यहाँ पे पहला 2, इधर पे 1 और इधर पे माइनस 1, ठीक है ना, k का कोफिशिएंट कितना है -1, एंड p वेक्टर बेटा देखो ये 2 3 6, 2 3 6, तो 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये क्या हो गया बेटा 6 हो गया। चलिए आई कैप, अब इसके बाद तो आप जानते हैं 1 गुणे 6 6, और माइनस 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 क्या हो जाएगा, क्योंकि प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3, फिर बेटा बीच में आता है माइनस जे, 2 गुणे 6 12, और 12 और 2 एकम 2 प्लस का 2, और फिर प्लस का के कैप बेटा हो जाएगा 2 3 6 और 2 एकम 2, राइट। सो 6 3 9 आई कैप हो जाएगा, ये 12 प्लस 2 बेटा हो जाएगा माइनस का 14 जे कैप, एंड 6 माइनस 2 प्लस का 4 के कैप। क्लियर बेटा, ये अपने पास में आ चुका है a2 माइनस a1 क्रॉस b, तो d इज इक्वल्स टू बेटा ऊपर मॉड में यही रखना, आपको क्या रखना है बेटा 9i कैप माइनस 14 j कैप प्लस 4 के कैप, तो ऊपर तो इसका मॉड चलेगा, राइट, ऊपर इसका मॉड चलेगा, आप सेपरेट सेपरेट मॉड भी ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ऊपर इसका मॉड चलेगा, एंड नीचे मॉड ऑफ बी वेक्टर, तो बी वेक्टर कितना है बेटा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6 के कैप। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए बेटा, d की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, तो मॉड अंडर रूट बेटा 9 का स्क्वायर 81, 41 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 196, एंड 4 का स्क्वायर 16, होल डिवाइडेड बाई बेटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, एंड 6 का 36, तो 36 और 10 हो गया 46, में से एक कम गया 45, 49 बन गया बेटा, तो नीचे आएगा अंडर रूट 49, और ऊपर 196 प्लस 16 प्लस 81, ठीक ना, 196 प्लस 16 प्लस 81, 196 प्लस में 16 और प्लस का 81, कितना आ गया बेटा 293, तो ऊपर आ गया कितना 293, तो इसका आंसर लिखेंगे अंडर रूट 293 बाई 7, क्योंकि 14 का रूट 7 होगा, और यहाँ लगा देंगे यूनिट, दैट इज योर आंसर। क्लियर बेटा, सो इतना बेटा इसका आंसर हो जाएगा 293 बाई 7 यूनिट, बिल्कुल सही आ रहा आंसर, ठीक है। तो बच्चों इसमें सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होता है ना वो फार्मूले को लेके होता है ना, तो फार्मूला आप लोग पढ़ के अच्छे से याद करके जाइए। इसमें फार्मूला में एक बार फिर बता देता हूँ बेटा, अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो इनके बीच का फार्मूला होता है d इक्वल टू बेटा यहाँ पे क्या आएगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, ठीक है ना, और यहाँ पे क्रॉस आएगा बेटा b वेक्टर और अपॉन में मॉड b, ठीक है। और अगर बेटा दोनों रेखाएं असमतलीय होंगी, विषमतलीय रेखाएं ऐसी तरीके से जाती हैं, याद करो, तो इनके बीच की दूरी के लिए एक फार्मूला हमने बताया था बेटा, इसको d बोलते हैं। यहाँ पे a2 माइनस a1, यहाँ पे डॉट आता है बेटा, हाँ, b1 क्रॉस b2 और होल डिवाइडेड बाई b1 क्रॉस b2 का मॉड, ठीक है ना, और पूरे का मॉड लगता है ये, तो ये इससे निकलती है विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी। डन बच्चों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। फलन tan इनवर्स, ये आपके पास सवाल दिया गया है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स। बेटे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि x का मान जो है वो 0 से लेके पाई के बीच में है, x का मान 0 से लेके पाई के बीच में है। आपको इस पूरे फलन को सरलतम रूप में लिखना है। बेटा मालूम हो सकता है बेटा अगली बार आपको एग्जाम में इसका अवकलन करने को दे दिया जाए कि इसका अवकलन करो, तो मैंने बताया था कि बेटा इनवर्स वाले क्वेश्चन में हो सकता है समाकलन करने को दे दिया जाए, है ना, तो अवकलन हो समाकलन हो, मेन काम क्या रहता है बेटा, सबसे पहले इसको
इनवर्स इसका हल कर लो। पहले इसको प्रतिलोम त्रिकोणमिति को सही रूप में लिख लो। तो चलो इस क्वेश्चन को तो अभी सरल है, पहले इसको हल कर देते हैं। इसको सरलतम रूप में लिखना बच्चों। तो कैसे लिखेंगे बेटा? ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए बेहतरीन वाली। बेटा 1 माइनस कॉस एक्स है ना, तो 1 माइनस कॉस एक्स का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अभी बताया भी था मैंने थोड़ी देर पहले, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा tan इनवर्स, बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और रूट के अंदर आ जाएगा बेटा tan स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? tan स्क्वायर एक्स बाई 2। आपको पता है स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगी पावर, तो ये बच जाएगा केवल tan इनवर्स tan का x बाई 2, tan का x बाई 2। अब tan इनवर्स और tan एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, तो केवल क्या बचेगा बेटा? x बाई 2। तो यदि इस क्वेश्चन को हम लेट y लेके करते तो आंसर y इज इक्वल टू कितना आता? x बाई 2। अब क्या करेगा बेटा? अगर यही क्वेश्चन अगर डिफरेंशिएशन में होगा तो बोलेगा डी बाई डी एक्स फाइंड करो, तो भाई बहुत हमें आराम से मिल जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई 2, बोलिए आंसर कितना आता है इसका? 1 बाई 2। क्या जाता है इसका आंसर? 1 बाई 2। यही क्वेश्चन अगर इंटीग्रेशन में होता बेटा तो भी मजे ही मजे। tan इनवर्स ये बेटा पूरा अंदर का रूट का 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे dx होता तो बेटा पूरा हम सॉल्व करके कितना लेके आते इसको? x बाई 2। जैसे ही हमने सॉल्व किया पूरा हम क्या लेके आते? x बाई 2 और dx 1/2 बाहर आ जाता है बेटा। x का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो बेटा इसका आंसर कितना आता? 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो कहने का मतलब ये है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी लग रही है, और एक लाइन के लिए डिफरेंशिएशन भी आ सकता है और एक लाइन के लिए इंटीग्रेशन भी आ सकता है। समझ गए ना? मतलब अवकलन समाकलन में भी आपको एक क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है, मगर इसका जो मुख्य आधार है वो है आपका प्रतिलोम फलन। चलिए बच्चों अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके 2023 में फिर से पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 15 है। x के सापेक्ष log x की पावर cos x। तो बेटा यहाँ पे फलन दिया गया है y बराबर log x की पावर cos x, और इसका बेटा आपको अवकलन करना है। तो बहुत ही सरल सवाल बेटा, आपको बताया गया था कि कभी भी बेटा फलन की पावर फलन हो तो याद करिए लॉग का ध्यान कीजिए, दोनों पक्षों का लॉग ले लीजिए। तो यहाँ भी लॉग ले लिया और यहाँ भी आपने लॉग ले लिया, तो log x की पावर cos x। तो आपको प्रॉपर्टी पता है कि log m की पावर अगर n हो तो n कहाँ जाता है? आगे। तो ये cos x कहाँ उतर आएगा बेटा? आगे उतर आएगा, राइट। तो ये फलन क्या बन जाएगा हमारे पास? log y इज इक्वल टू cos ऑफ x और मल्टीप्लाई में log ऑफ log x, राइट बच्चों। अब आपके पास दो फलन बन चुके हैं, ठीक है ना। अब चलिए आपको डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष में, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि क्वेश्चन ने भी बोला x के सापेक्ष ही करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या चलेगा बेटा? डी बाई डी एक्स इंजेक्शन लेके हम चले, और यहाँ पे log y है और यहाँ पे डी बाई डी एक्स है, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एक बड़ा सा फंक्शन cos x log x, ठीक है ना। घंटी बजी टिंग टोंग, log y बोलेगा कौन है? मैं x का डिफरेंशिएशन करने आया हूँ, मैं y का वेरिएबल हूँ। बोलेगा ठीक है y ले लो, dy log y, ठीक है, और इनटू dy बाई dx, क्योंकि dy नीचे और dy ऊपर। हिसाब किताब बराबर हो गया। अब इसमें क्या लगेगा? गुणन रूल लगेगा। प्रथम फलन cos x इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक dy बाई dx log ऑफ log x, राइट, प्लस द्वितीय फलन log x इंटू प्रथम फलन का अवकल गुणांक डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो बेटा 1/y का कितना हो जाएगा? यहाँ चलो थोड़ा सा अलग पेन से लिखा जाए। तो बेटा 1/y का, सॉरी log y का कितना हो जाएगा? 1/y, और यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, चलिए cos x तो बाहर बैठा हुआ है। अब देखिए सबसे log x, तो पहला डंडा किस पे चलेगा? log पे, तो क्या हो जाएगा? 1/x, तो 1/log x बन जाएगा ये, क्योंकि x की जगह log x बैठा है। फिर आगे डंडा किस पे चलेगा? log पे, तो कितना हो जाएगा? 1/x, ठीक है ना। और फिर x पे चलेगा तो 1 हो जाएगा, है ना। मतलब या तो चाहो तो आप इसको अलग से t लेके भी कर सकते हो, बट अपनी की प्रैक्टिस बनी हुई है बच्चों तो ऐसा कर दिया। तो प्लस log x तो बैठा ही है, log x, और cos x का कितना हो जाएगा भाई? माइनस साइन एक्स। cos x का कितना हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। तो ये हमारा आंसर आने वाला है। तो बेटा 1/y डी बाई डी एक्स,
ऊपर आ जाएगा बेटा cos x अपॉन x log x, cos x अपॉन x log x, क्योंकि x log x है ये। और ऊपर कितना आ जाएगा माइनस साइन x इंटू लॉग 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 एक्स, माइनस साइन एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स। अब बेटा डी बाई डी एक्स निकालो तो y की वैल्यू उछल के ऊपर चली जाएगी, तो y ऊपर चला गया और यहाँ पे आपके पास में बन गया cos x अपॉन x log x, ठीक है ना, cos x अपॉन x log x, ठीक है, और माइनस साइन x इंटू लॉग लॉग ऑफ x। बेटा x यहाँ पे y की वैल्यू रख दीजिए, तो y की वैल्यू ये है, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू लॉग x की पावर cos x, लॉग x की पावर cos x, एंड यहाँ पे cos x अपॉन x log x माइनस साइन x इंटू लॉग लॉग x। बेटा बस इतना ही आंसर काफ़ी है, बाकी तो आप चाहें जितना मल्टीप्लाई कर लें, है ना, बाकी इतना आंसर आपका काफ़ी है। डन, ठीक है बच्चों। बच्चों ये देखिए यहाँ जो है ना, ये log के अंदर फंक्शन में log x है, याद रखिएगा। जैसे यदि कुछ बच्चे सोचे कि इसे log स्क्वायर x लिख सकते हो, नहीं लिख सकते बच्चों, क्योंकि ये log के अंदर log x बैठा हुआ है, ठीक। तो log के फंक्शन में ये log x है, बस यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास दिया गया है डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर x माइनस वाई और प्लस ई की प्लस एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई। क्या करना है, इस अवकल समीकरण को आपको हल करना है। अच्छी बात है, इन्होंने हमें बता दिया कि ये एक अवकल समीकरण है और इस अवकल समीकरण को हल करना है। बच्चों देखो कैसे करेंगे यहाँ, तो डी बाई डी एक्स को रोक लीजिए, ई की पावर x माइनस वाई को आप लिख सकते हैं ई की पावर x इंटू ई की पावर माइनस वाई और प्लस x इंटू ई की पावर माइनस वाई, राइट। तो डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर आप देखिए ई की पावर माइनस वाई को कॉमन ले लेंगे, ई की पावर माइनस वाई को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में आपके पास क्या बच जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस का एक्स बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा ई की पावर माइनस वाई को डी वाई के नीचे ले आइए, तो डी वाई के नीचे आ गया ई की पावर माइनस वाई, और यहाँ ई की पावर एक्स प्लस एक्स को आप किसके साथ ले लीजिए, डी एक्स के साथ। तो ये हो गया ई की पावर माइनस वाई, ऊपर आ जाएगा तो बन जाएगा ई की पावर प्लस वाई, क्योंकि माइनस पावर ऊपर आएगी तो बन जाएगी ई की पावर प्लस वाई डी वाई, और ये हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस एक्स का डी एक्स, ठीक है। अब बच्चों क्या करना है, आपको समाकलन करना है। क्या करना है, समाकलन। तो दोनों पक्षों का ये समाकलन कर दीजिए, और क्यों, ये किस फॉर्म में आ चुका है, ये हमारे पास चर प्रतिस्थापन के फॉर्म में बन चुका है। y वाली पार्टी एक तरफ, x वाली पार्टी एक तरफ। चलिए e की पावर x का जब इंटीग्रेशन e की पावर x होता है तो e की पावर y का भी क्या होगा, e की पावर y ही होगा, इक्वल टू इधर पे करिए e की पावर x का e की पावर x ही होगा, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस क्या आ जाएगा c। यही इसका आंसर है बच्चों, ये इसका हल होगा। डन।